हेलो एवरीवन। तो गाइस पिछले वीडियोस में अभी हम लोग जो हमारा जीएस2 है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलोसफी वाला है उसको कर रहे हैं। एंड गाइस इस टॉपिक में मतलब इस थीम में हम लोग अभी तक प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कर चुके हैं। ठीक है गाइस। एंड आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे। गाइस लुक, जब आप पीवाईक्यू देखिएगा तो अभी जो हमारा इवॉल्विंग ट्रेंड है, लुक गाइस, जो भी है ना पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो कमीशन है वो सोच कैसे रहा है, हमारा इवॉल्विंग ट्रेंड कैसा है। तो उससे गाइस इवॉल्विंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें इस पहले पूछा गया था। ठीक है। एंड गाइस अभी 63rd है जो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। एंड गाइस अभी 69th में भी। मतलब गाइस जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक हमारा सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। ठीक है। बाकी गाइस ये वीडियो खत्म होने के बाद ये जो है 69th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स का, इसको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। बाकी गाइस जो लोग न्यू हैं, तो न्यू गाइस मुझे पता है या आपको भी पता है कि प्रीलिम्स एक बैरियर होता है इस बीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट गाइस जो मेंस है हमारा, अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर आप फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मेंस के रास्ते से जाना होगा, मतलब जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मेन से ही आपका सिलेक्शन होगा, मेन से ही मेरिट बनेगा। अगर इंटरव्यू में कम भी मार्क्स आता है तो आपके लिए मेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसी को मतलब देखते हुए गाइस बिल्कुल फ्री में, मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों का पैसा इधर उधर वेस्ट हो, तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्री में मेंस के लिए एक फ्री कोर्स लॉन्च किया यूट्यूब पे जिसका नाम है कर्तव्य इनिशिएटिव, क्योंकि हमारा मेंस करना हमारा एक कर्तव्य है, ताकि उसी से हमें सिलेक्शन मिलेगा। तो गाइस इसमें मैं पूरा तरह से क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को डिकोड करता हूं। एंड गाइस पीवाईक्यू में यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपी पीसीएस तीनों का पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड है। एंड जो भी स्टैंडर्ड बुक से लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बासु हो गया, उसे जो भी सोर्सेस है उससे कंटेंट मिलाया गया है। जो भी पॉइंट बन सकता है, जहां भी क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा किया गया। ठीक है गाइस। एंड गाइस इसको जाकर आप अगर ये वीडियो खत्म होने के बाद इसको प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सारा वीडियो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। पहले फंडामेंटल राइट्स किए हैं, डीपीएसपी किए हैं, पॉलिटी किए हैं, तो इसको हम गाइस खत्म कर चुके हैं। अगर आप अभी ज्वाइन किए हो तो इसको खत्म करो जाकर। एंड गाइस अगर आप पहले से भी हमसे जुड़े हुए हो बट गाइस, तो आपसे मेरा अनुरोध है गाइस कि प्लीज इसे जाकर इस सिलेबस को खत्म कीजिए, क्योंकि आपका कर्तव्य। एंड गाइस अगर प्रीलिम आप सोचते हो कि प्रीलिम से बात कर लेंगे तो वो तो इम्पॉसिबल है, भूल ही जाओ। ठीक है। तो गाइस चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस देखिए, कंटेंट दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट मैं इंग्लिश को देखकर एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इंग्लिश में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। बाकी मैं पूरा चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये नहीं सोचना, देखिए गाइस एक्सक्यूज ढूंढिएगा कि पूरा चीज़ इंग्लिश में बोलिए, तो आप एक्सक्यूज ढूंढते रह जाइएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। बस आप अपना अटैम्प्ट है, अटैम्प्ट काउंट करते रह जाइएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कहीं भी एक जगह स्ट्रिक्ट रहिए और कोई भी टीचर से जुड़िए, वो टीचर पूरा करवाएगा, पूरा करवाने का वादा करता है तब मैं यहाँ पे पूरा करवाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। हो सकता है आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है। तो हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे हम। ठीक है। गाइस लुक, मैं थोड़ा पहले इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक है। गाइस लुक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आपको जब पता है कि हमारा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी से। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है और जो डीपीएसपी है वो जस्टिसिएबल नहीं है। तो उस समय हमारे पास इतनी रिसोर्सेस नहीं है कि हम एक आइडियल स्टेट, मतलब एक होता है ना, मतलब सोचते हैं वेलफेयर स्टेट बना पाए। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले हमारे पिता थे, उन्होंने एक विजन बनाया कि जो मतलब आज की स्थिति में जो संभव है उसे फंडामेंटल राइट्स में डालते हैं। एंड जो संभव नहीं है, जो हम बाद में फ्यूचर में करेंगे लेकिन करेंगे, उसे डीपीएसपी में डालते हैं। ठीक है। तो गाइस जब ये हुआ तो हमारा किसी भी देश का एक मतलब विजन होता है कि वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे। तो फिर उसके बाद जब देश का आज़ाद होने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने जो, फिर वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों के पास लैंड नहीं थी। अगर लैंड रहेगा तो भाई आप उसमें जाओगे, थोड़ा राशन लाओगे, खाओगे, जियोगे, जिंदा तो रहोगे ना लैंड के। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्कीम आया, लैंड रिफॉर्म्स आए, फिर बैंक नेशनलाइजेशन आया। तो गाइस उसमें हुआ कि दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। मतलब एक तरफ तो आप है कि मान लीजिए अभी तो आर्टिकल था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ठीक है। इसको ब्रैकेट में था, तो राइट टू प्रॉपर्टी था। फिर आर्टिकल 31 था। ठीक है ना। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था। तो मतलब ये हुआ कि वहां पे दिक्कत आ रहा है कि अगर एक तरफ तो आप राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 की तरह दे रहे हो, 19 क्लॉज 1 9 मतलब 19(1) एफ की तरह दे रहे हो, बट दूसरी तरफ आप लैंड ले रहे हो।
तो उसी को मतलब देखते हुए गाइस यहाँ पे जो है ना, जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 9 शेड्यूल लाए। उसमें ऐसे ऐसे कानून वहाँ पे एक डब्बा बनाया और उस डब्बा में ऐसे ऐसे कानून डालते गए। बट वही है कि केस मतलब तो सबसे उस समय तो सारे जमींदार थे, उनको जुडिशियरी हाई कोर्ट तक जाना तो कोई बड़ी बात थी नहीं। तो वहाँ पे केस पहुंच चलते गया, ठीक है। तो गाइस अब इसमें था सुप्रीम मतलब हमारी जुडिशरी के पास एक चैलेंज था, यहाँ भी जो भी हमारे पार्लियामेंट है उसके पास एक चैलेंज था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस पे दोनों बैलेंस कैसे, एक हार्मनी कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि जो भी हमारा स्टेट का विजन है, स्टेट का वेलफेयर है, जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सबका एक विजन है, एक विकसित भारत वेलफेयर स्टेट के बारे में एक ड्रीम है हमारा, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना पार्लियामेंट की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इसको इम्प्लीमेंट करने की, बट वही है कि फंडामेंटल राइट्स 31 के लिए और 19 एक एफ के मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, तो वही कोर्ट में केस जाने लगा। तो गाइस सबसे पहले क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में मतलब तो उस समय तो थोड़ा जमींदार के इन्फ्लुएंस था, अभी हमारी जुडिशरी इवॉल्व कर रही थी। तो उस समय उन्होंने बोला कि भाई देखो पार्लियामेंट को मतलब या लोगों को बोला कि लोग पार्लियामेंट है वो जो फंडामेंटल राइट्स हमारा 31 है, 19 एक एफ है, इसको तो आप थोड़ा भी डिस्टर्ब मतलब इसको है ना, मतलब ये बोला कि पार्लियामेंट कैन मतलब डू एनीथिंग, ठीक है। कोई भी कर सकते, लैंड ले सकती है, ये कर सकते, मतलब थोड़ा वो है ना, थोड़ा वेल मतलब लोगों की तरफ सपोर्ट था कि आप लैंड लो जो भी करो मतलब वेलफेयर के लिए करो। बट थोड़ा थोड़ा हमारे जब डायनेमिक चेंज होते गया, फिर गाइस गोलकनाथ केस आया। तो गोलकनाथ केस में मतलब फिर ऐसे ऐसे मतलब लोग जाते गए, नहीं उस फैसला से हम मंजूरी नहीं हमें, हम दूसरे केस करते हैं, दूसरे पीएलआई करते हैं। तो उसमें फिर गोलकनाथ केस में उसमें बोला गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं जो का पार्ट 3 में गारंटीड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो सैक्रोसैंक्ट है एंड उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब तो ये तो बड़ी बात है, मान लीजिए लोगों को फ्री राशन देना है तो करेंगे, तो मान लीजिए हम गरीबों को केवल देंगे, लेकिन अमीर बोलेंगे हमारे हमारे पास आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, हमें डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते, अगर गरीब को 5,000 रुपया दे रहे हो तो हमें भी 5,000 रुपया दो, ठीक है। तो ये हुआ। इस बात पे गोलकनाथ केस में बोला गया कि पार्लियामेंट है जो है ना डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बट गाइस फिर उसके बाद चैलेंज हुआ, तो फिर केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि जो हम हमारा देश का मतलब क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का विजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, हमारा विजन है क्या है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना। तो अगर जब तक हम लोगों को इम्पावर नहीं करेंगे, हमारे यहाँ इनइक्वलिटी है, पोवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, माइनॉरिटीज इशू है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने का हमारे मतलब एक विजन है। तो ये सब करने के लिए जब तक हम डीपीएसपी में जो आइडियल बातें हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, पंचायती सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन बनाना है ना, एंड इन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो ये सब है। तो ये सब करने के लिए हमें डीपीएसपी को इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। तो उसी में गाइस केशव नंदा भारती केस में बोला कि लुक कि ठीक है आपको वेलफेयर स्कीम लगाना है लाओ, बट आप कुछ भी कर सकते हो मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी प्रोविजन मतलब आप डिस्टर्ब कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, बट उनका जो कोर एसेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसे ही बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, घर की नींव, ठीक है। एक घर की नींव समझ सकते हैं कि मान लो अब ठीक है ऊपर जो भी बनाना है फूलपति बनाओ, थोड़ा कमजोर बनाओ, ठीक है, लेकिन जो घर की नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। मतलब मान लो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात होती है, ठीक है, आप जितना भी चेंज लाओ, रिजर्वेशन लाओ, वो लाओ, लेकिन जो आर्टिकल 14 का जो कोर एसेंस है वो है इक्वलिटी को इंश्योर करना। तो जो आप इक्वलिटी है इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप इक्वलिटी को एक हमारे जो बेसिक फीचर है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। समझ गए गाइस? तो ये है टोटल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। अब जो डॉक्यूमेंट में उसको देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम जो मेंस काम करते हैं कैसे उसको स्ट्रक्चरिंग करना है उसको देख लेंगे, ठीक है गाइस। अब बाकी गाइस जो लोग न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप 72nd 73rd 74th को टारगेट कर रहे हो, तो गाइस एक कंटेंट ऐसा है कि एक बार इसको पढ़ लो, इसको प्रिंट आउट करवा लो, इसको बार बार रिवाइज करते रहो। इसको इसमें ना आप जब प्रिंट आउट निकलवाओगे तो इसके चारों तरफ बहुत स्पेस बचेगा। मैं इसलिए छोड़ा हूँ ताकि वहाँ पे अगर मान लो कुछ नया चीज़ मिलता है मैं उसको बताऊंगा इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, बट पहले थोड़ा पढ़ तो लो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, कोई भी नोटिफिकेशन आता है उस वीडियो को देखो, आपके लिए बनता है, ठीक है। तो लुक बेसिक स्ट्रक्चर है
मैंने बताया कि जुडिशियल इनोवेशन है, शंकरी प्रसाद केस में हुआ था। एंड गाइस एन.ए. फाल्के अगर आप सुने होंगे कि प्रियम्बल में मैंने उनकी एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एन.ए. फाल्के के मतलब इस मेन आता है, वो तो ज़्यादा अगर आप पढ़िएगा ना, ऑप्शनल हो गया या ज़्यादा कॉलेज में पढ़िएगा आप, तो फिलोसॉफिकल पार्ट उसमें एन.ए. फाल्के को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मैंने नहीं डाला कि ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर एक जुडिशियल इनोवेशन है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कोर आइडेंटिटी है, जो एक फिलोसफी है, उसको आप डिस्टर्ब मत करो, उसको अल्टर मत करो। बाकी आप कुछ भी करो, ठीक है, बाकी आप कुछ भी करो, आपके पास आर्टिकल 368 के लिए मतलब थ्रू आपके पास राइट्स है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट इम्पावर्ड है कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हो, ताकि एक है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक ना बने, एक डायनेमिक बने। जो भी हमारा जो इवॉल्विंग थिंग है, मतलब इवॉल्व हो रहे हैं हम, जियो पॉलिटिक्स हो या कोई भी डायनेमिक्स, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले, उससे अलाइन हो। तो इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। हमारा इसी के लिए हमारा बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो गाइस शंकरी प्रसाद केस आया, मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप इसको है ना, इसको यही लिखिएगा, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। कोर्ट वोट में डाला था नीचे, या यहाँ पे लिख सकते हैं। अ, इसको है से बेस्ट प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम, गाइस मिल नहीं रहा था बैलेंसिंग राइट। ठीक है, आप इतना ए वाला इंट्रो है ना, आप देखो ज़्यादा बड़ा नहीं आता है आप क्वेश्चन, क्योंकि पहले आता था, बट इस पे बच्चे समझ गए तो आएगा, तो इस पे 8-10 मार्क्स का ही आएगा। तो आप ठीक है इस पे लिख सकते हो, बाकी कोट आएगा तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर लूँगा, उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में बोला, देखो 3-4 केस तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गोलकनाथ केस में कि आप अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में एक, मतलब देखिए गाइस यहाँ पे ना, यहाँ पे भी 7-6 मेजोरिटी है, मतलब कि अगर एक एक जज जो है उस फेवर में होता, तो एक केशवानंद भारती केस जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया, वो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे 7-6 मेजोरिटी अगर आप लिखोगे तो आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को वहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करेगा आपके आंसर कॉपी में। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट विथ 13 जज, मतलब ऐसे लिखेगा 13 जज का जो बेंच है 7-6 मेजोरिटी के साथ, मतलब ऐसे सुप्रीम कोर्ट मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाया, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट के पास अथाह पावर है, 368 के अकॉर्डिंग कुछ भी अमेंड कर सकता है, बट हमारी जो कोर आइडेंटिटी है, अंडरलाइन फिलोसफी है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। दैट इज उसी को बेसिक स्ट्रक्चर बता। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। एंड गाइस उसमें बोला गया था कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो भी पीएम का जो इलेक्शन है, वो उसे मतलब इलेक्शन कैसा भी हो, गलत हो सही हो, उसमें जुडिशियल रिव्यू का जो जुडिशियल रिव्यू वहां तक एक्सटेंड नहीं होता है। मतलब सिंपल है गाइस कि मान लो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का भी मान लीजिए अभी के कंटेक्स्ट में होता है, पीएम मोदी जी का इलेक्शन हो, एलिगेशन लगे कि ईवीएम में वोट चोरी हुई थी, ठीक है। तो वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि सच में गलत हुआ है, धांधलेबाजी हुई है, किसी का थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस वहां पे है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जाकर एक्सरसाइज अपना राइट जो भी जुडिशियल रिव्यू का कर सकती है। बट पीएम मोदी जी ऐसा कोई रूल लाते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होता है, तो उसे लगेगा। बट यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला, मतलब इसको है ना, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा उस समय तक हमारा जो भी क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है वो आ चुका था, ठीक है, उसी को अप्लाई कर। फिर उसके बाद गाइस ये है ना, मिनर्वा मिल केस आपको याद करना ही करना है और लिखना ही लिखना है। गाइस मिनर्वा मिल केस में बोला गया था, देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें नेशनलाइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन। आप पढ़ी हुई इंदिरा गांधी के 1917 में ये सब हो रहा था, बहुत सारा नेशनलाइजेशन का बिल आ रहा था, अमेंडमेंट हो रहा था। तो ऐसे ही जब मिनर्वा मिल केस, एक केस मतलब मिल के है, तो वहाँ पे गया गया, तो वहाँ पे एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है, आप इसको लिखिएगा आंसर में। वहाँ पे बोला गया कि जो आपको जो मतलब पार्लियामेंट को, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो मतलब पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, ये इट्सेल्फ मतलब एक लिमिटेड पावर है और एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 368 के अकॉर्डिंग आपको पावर मिलता है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, बट उसको लिमिटेड वे में बदल सकते हैं, और जो लिमिट है आप उसके, उस पे जो लिमिट है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ गए?
मतलब आपके पावर पे एक लिमिट लगा दिया जाता है और वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मतलब मान लीजिए अगर पार्लियामेंट क्वेश्चन करती है कि भाई लिमिट क्यों लगा रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ऑथोरिटेरियन नहीं बन सकते। हमारे यहाँ आर्बिट्रेरीनेस स्टेट की नहीं चल सकती। मेजोरिटेरियन नहीं चल सकते। हमारे पास माइनॉरिटीज़ का भी सुना जाएगा। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है? हो गया? इसको आप पढ़िएगा। अब इसके बाद कोर कंपोनेंट देख देते हैं। उसके बाद आएगा तो साइलेंट फीचर्स, इसके बारे में फीचर्स क्या है। अब देखिए गाइस मैं एक और बात बताऊँगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर उस समय तो बोल दिएगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, बट क्या बेसिक स्ट्रक्चर है ये उस समय नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट टाइम के टाइम अकॉर्डिंग इसको बताती है। मान लीजिए अभी अनुराधा भसीन केस में, नवतेज सिंह जौहर केस में ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए अनुराधा भसीन केस में बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि जो हमें राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट की एक्सेस हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है? तो मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए जो जो हमारे जो पार्लियामेंट है ना, मान लीजिए इंटरनेट शट डाउन करती है, इंटरनेट को सस्पेंड करती है, ठीक है? तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस जाते हैं। राइट टू प्राइवेसी है। क्या है? प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? तो सिस्टमैटिक फीचर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक सुप्रीमेसी होनी चाहिए। हमारा देश क्या है? देखिए प्रियम्बल मैंने बोला था कि प्रियम्बल रट जाइएगा। सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, फेडरलिज्म को प्रमोट करना है। ठीक है? तो ये सब हमारा क्या है? सिस्टमैटिक फीचर है। गवर्नेंस में आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, और यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसे इंश्योर किया जाना चाहिए, है ना? उसके बाद राइट्स और एंड जस्टिस, हमारे लोगों के पास जस्टिस मतलब राइट्स है ना? तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में जो हमेशा डिबेट होता है, तो वहाँ पे एक हार्मनी होना चाहिए, है ना? ताकि मान लीजिए वेलफेयर, मान लीजिए आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग पंचायती राज है, आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 41 उस क्या है? राइट टू वर्क है, आर्टिकल 42 42 क्या है? 42 है ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल 43 है, हाँ, लाइवलीहुड के बारे में, मतलब स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि हर किसी के पास खाने के लिए एक बेसिक सोर्स हो। ठीक है? आर्टिकल 44 यूसीसी है। तो ये सब है। ठीक है? तो राइट्स एंड जस्टिस, ओके। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम हो, एक्सेस टू जस्टिस हो, लिमिटेड पावर हो, मतलब जो भी है ना, मैंने बताया ना कि मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जो पार्लियामेंट के पास जो अमेंड करने का लिमिटेड पावर है, ये इटसेल्फ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो मिनर्वा मिल केस जरूर लिखिएगा, केशवानंदा भारती केस जरूर लिखिएगा, साजन सिंह केस जरूर लिखिएगा, इंदिरा गांधी केस जरूर लिखिएगा। देखिए पॉलिटी में आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है? अब इसको सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देख लुक गाइस, वीडियोस थोड़ा लंबा होगा तब, बट मुझे लगता है कि आप अगर मुझे केवल आंख बंद करके सुनिएगा तो आपकी सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, सुनिए, आपको भी फायदा करेगा। उसके बाद क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? मतलब मान लीजिए मेजोरिटी रूल है, मान लीजिए मेजोरिटेरियन है, मतलब मान लीजिए एक पार्लियामेंट है, तो चलिए मोदी जी के पास 400 सीट्स आ गई। ठीक है? अब की बार 400 पार। ठीक है? तो ऐसा मतलब थोड़े कि 400 सीट्स, मतलब मान लीजिए सीट्स पार्लियामेंट में होगी तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। हमारा एक बेसिक फीचर्स है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यही है जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, वो ऑथोरिटेरियन रिजीम में मतलब अल्टर, मतलब ऐसे चेंज नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है? उसके बाद जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो। ऐसा आपको पता होगा कि 2015 में मोदी गवर्नमेंट एक एनजेक लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। ठीक है? इसमें बताया गया था कि जो, मतलब मान लीजिए लोअर कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है? नहीं, लोअर कोर्ट में नहीं, जो ये जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, तो मतलब वहाँ की एक होता है ना कोलिजियन सिस्टम, कोलिजियम के थ्रू होती है। बट यहाँ पे एक पार्लियामेंट बोली थी कि हम इसमें एग्जीक्यूटिव को भी इन्वॉल्व करेंगे, ताकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों मिलकर वहाँ पे अपॉइंटमेंट में काम करेगी। देखिए एनजैक हम पढ़ेंगे उसमें, जब जुडिशरी पढ़ेंगे ना तो इसके खुद के प्रोस एंड कॉन्स है, तो वहाँ पे दोनों देखेंगे। उसके बाद डायनेमिक बैलेंस करना है। लुक, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर आइडेंटिटी है, अंडरलाइंग फिलॉसफी है, उसके साथ साथ हमारे जो लेजिस्लेचर के पावर है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जो डायनेमिक के अकॉर्डिंग वो चेंज लाएंगे, क्योंकि पॉलिसीज बना उनका काम है, पॉलिसीज बनाना जुडिशरी का काम नहीं है। ठीक है? तो उसको एक दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है? उसके बाद गाइस माइनॉरिटीज का राइट्स,
है ना? अभी अभी हम पढ़े हैं 25 से 28, 29, 30 रिलीजन के बारे में, एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स के बारे में 29, 30, ठीक है? तो ये सब माइनॉरिटीज़ के राइट्स भी प्रोटेक्ट करना है, सेकुलरिज़्म हो गया, ठीक है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को हमें बचाना है, ठीक है? मान लीजिएगा क्या है, मान लीजिए अगर कोई अभी मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट अगर कोई बिल लाती है, जिसमें बोलती है कि जो हमारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज़्म है, उसके बाद सोशलिस्ट है, इन दोनों वर्ड को हम उसको डिलीट करेंगे। बट इससे फिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है? तो गाइस एक बार अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी विवाद होते रहते हैं ऐसे मतलब से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, मतलब कोई भी मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है? तो तीनों में किसी एक के पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होना चाहिए ताकि मतलब इन लॉन्ग टर्म में फंक्शन करने में अच्छा हो और देश के लिए हित के हो, ठीक है? उसके बाद डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है? जैसे इंदिरा गांधी केस बताया था ना कि मान लीजिए वहाँ पे क्या हुआ कि 39 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया एंड उस 39 अमेंडमेंट एक्ट में ये मतलब बताया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, दायरा से बाहर है। तो उसको है ना इस इंदिरा गांधी केस में, इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस 39 अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है? उसके बाद फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना ये है, ठीक है? पढ़िएगा इसको थोड़ा-थोड़ा, सब मैंने समझा दिया हूँ। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना, ठीक है? बट इसके साथ गाइस मतलब इसके चैलेंजेस भी है। लुक, मैंने आपको बताया कि जब 1973 में 1973 में केशवानंदा भारती केस में जब ये जजमेंट दिया गया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ पे इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं था, ठीक है? और ये है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा ऑर्डिनरी लॉज़ हैं, ना ही कोई ऐसा हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब मेंशन ही नहीं है। ठीक है गाइस? तो इसलिए हमें प्रॉब्लम होता है एंड ये है ना इससे हमें जुडिशरी को एक पावर मिल जाता है, जो जिससे जुडिशरी कभी-कभी ओवररीच कर जाती है, ठीक है? जुडिशरी एक्टिविज़्म और जुडिशरी ओवररीच का कांसेप्ट हम जुडिशरी वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको अभी तक थोड़ा-थोड़ा समझने चलना है, ठीक है? उसके बाद वैगनेस और सब्जेक्टिविटी। गाइस लुक, वैगनेस मतलब तो आप तो समझते हैं, कि मतलब कुछ है ना मान लीजिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसे मैं बोलूँ आपको कि मैं जा रहा हूँ। अब तो भाई जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? पार्क में घूमने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? कोई कहीं भी ऐसे मैं बोल दिया जा रहा हूँ, तो ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी है। मतलब एक जगह कुछ लिखा नहीं रहता तो वहाँ पे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। मतलब वो चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाती है। एक होता है ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ही ऑप्शन है। बट ऐसे बोला जाता है ना मेंस में आपको पता है तो आप लिख लीजिएगा, मतलब मेंस में सब्जेक्टिव है। मतलब कि थोड़ा आपको मान लीजिए मैं कुछ और लिखूँगा, दूसरा खुद कुछ और लिखा है, लेकिन आइडिया सेम होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी देख लुक, जो पॉलिसीज़ बनाने का काम है, वो किसका है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट का काम पॉलिसीज़ बनाना है। बट गाइस कभी-कभी क्या करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो या हाई कोर्ट है, इन इसके मतलब ये पॉलिसीज़ मेकिंग के डोमेन में ओवररीच कर जाती है। एंड जैसे एक बार हुआ था, आपको पता होगा कि जो हाईवेज़ हैं, हाईवे लीकर केस आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में, हाईवे लीकर केस। जब हाईवे के बगल में ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इसके बगल में 5-6 किलोमीटर के दायरा में या 500 मीटर के दायरा में लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए। बट गाइस ये तो काम उसका है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का काम है ये सब करना। बट आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो इससे? उसके बाद और एक आया था नेशनल एंथम इन सिनेमा वाला केस में। गाइस उसमें जो सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें ओवररीच की थी। उसमें बोली थी कि जो भी मान लीजिए जो सिनेमा में एंथम चलता है, तो आपको उसको खड़ा होकर उसको गाना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही क्रिटिसिज़्म हुआ था एंड इसे ही बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो 2 एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी हर जगह इसे चिपका सकते हैं, ठीक है? उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर। अब मान लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर पॉलिसीज बना पार्लियामेंट का काम है, बट जुडिशरी उसमें जाकर बोलिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जाकर मतलब एक्टिव होकर उसमें कोई पॉलिसीज बनाती है, कोई जजमेंट देती है, तो ये तो क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 50 है उसका वायलेशन है, ठीक है? उसके बाद एनजेक है, ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है? फेडरल डिस्प्यूट वही फेडरलिज्म लिखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है? उसके बाद पढ़िएगा वे फॉरवर्ड में, देखिए वो वे फॉरवर्ड में है जुडिशियल रेस्ट्रेंट होना चाहिए, ठीक है? जुडिशियल रेस्ट्रेंट मतलब कि ठीक है जुडिशरी का काम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी कोर आइडेंटिटी है, फिलोसफिकल पार्ट है,
जो हमारा विजन है उसको प्रोटेक्ट करना, बट जुडिशरी को एक अपने आप में एक अपने आप के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए कि हम जो लेजिस्लेचर के डोमेन है, उस डोमेन में हम इंट्रूड ना करें, हम उस डोमेन में ना जाए। ठीक है? ओके, कंफर्टेबल? उसके बाद एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, ताकि समझने में लोगों को आसानी हो। ठीक है? उसके बाद जो पार्लियामेंट के पावर है, जो रूल बनाना, जो एक मतलब है ना कि पॉपुलर मतलब लोगों को रिफ्लेक्ट करती है। पार्लियामेंट क्या है कि लोग वहाँ पे बैठे हैं उसमें, और जुडिशरी का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कोर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, उन दोनों में एक हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद गाइस कंक्लूजन में बस ये लिख सकते हैं और थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट इतना भी लिखिएगा। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टेटिक डॉक्यूमेंट। गाइस लुक, अगर आप हिंदी मीडियम को हो, अगर यहाँ तक सुन रहे हो, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं हिंदी मीडियम का हूँ या हूँ, मतलब जो भी हूँ, आप गर्ल्स हो बॉय, कोई जेंडर स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, तो आप उसमें लिखिएगा। क्योंकि दुख गाइस मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, टाइम जाएगा। यहाँ पे है ना दोनों चीज़, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश A to Z दिया गया है, मतलब है ना डिट्टो है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है? तो उसके बाद है, पढ़िएगा, मतलब एक है ना एक एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रहा है। ठीक है? अरे जो इसका सोल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वही सोबरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरलिज्म, है ना, लिमिटेड लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल रिव्यू, ये सब क्या है, आयर कॉलम में क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है? तो आप पढ़िएगा। तो गाइस ये था बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जुडिशरी रिव्यू कर लेंगे, एंड अमेंडमेंट एक 2 दिन का और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम जुडिशरी पे आएंगे, या पहले लोकल गवर्नमेंट कर लेंगे, फिर जुडिशरी, फिर पार्लियामेंट। एंड गाइस बहुत जल्दी इस मंथ में लगभग 10-15 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। गाइस अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो गाइस कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत पेशेंस है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आप इसको फॉलो कीजिए। जब आपका पीटी निकल जाएगा ना, या आप ऐसे मान लीजिए आप GS1 कर लीजिएगा ना, GS2, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा मेंस का मतलब तो प्रिपरेशन अभी हो गया। अगर मैं अगर मैं केवल पीटी निकाल लेती हूँ या निकाल लेता हूँ, तो मेरा एक है ना कि जब पीटी जैसे निकलेगा, मुझे इंश्योर हो जाएगा कि चलो मेरा सिलेक्शन तो हो गया। तो गाइस इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखते हैं कि चौथे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी में किसी का निकलता है, पीटी नहीं निकल रहा होता, और पीटी निकलेगा डायरेक्ट रैंक आ जाएगा, 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक ऐसा सकता है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें था क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मैंने बता रखा हूँ आपको कि 2 पेज में लिखना होता है। चलो 2 पेज ले लेते हैं। 2 पेज में यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे इंट्रो रहेगा। ठीक है? इंट्रो में यही चिपकाना है। ठीक है? ए वाला चिपकाना है। ठीक है? इंट्रो चिपक गया। गाइस अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसको, तो थोड़ा आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि सारा चीज़ें इंटरलिंकेजेस है। जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाएगा, मैं अपना पेस बढ़ाते जाऊंगा, अपना स्पीड बढ़ाते जाऊंगा, ताकि, ठीक है, यहाँ पे इंट्रो आएगा। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, जो भी थोड़ा बहुत है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको लिख देना है। ठीक है? और लिखिए कैसे इवॉल्व हुआ है रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवॉल्व हुआ है। अब उसको उसको इवॉल्व कैसे हुआ है, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद गोलकनाथ केस है, फिर उसके बाद गोलकनाथ केस के बाद केशवानंदा भारती केस, फिर इंदिरा गांधी केस लिखिएगा, फिर मिनर्वा मिल केस लिखिएगा, फिर IR कोलो केस लिखिएगा। ठीक है? तो इसके बाद आइएगा, और क्रिटिकली एग्जामिन है, तो यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन लिखकर उसके बाद जो भी चैलेंजेस है वो लिखिएगा, और वे फॉरवर्ड लिखिएगा। ठीक है? देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन है, यहाँ पे वे फॉरवर्ड आएगा, बीच में वे फॉरवर्ड। ठीक है? वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन। और ऐसा नहीं, देखिए अब वही है कलाकारी, लोग बोलते हैं तो पहले कंटेंट ही नहीं रहेगा तो भाई कलाकारी कैसे, तो यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे लिखिएगा इवॉल्व कैसे हुआ, और यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना, और फिर ऐसे ऐसे करके, अब इसको है ना, इसको इस तरह कीजिएगा, इसको है ना, इसको एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको पूरा कंसेप्ट, एक क्रोनोलॉजी पता है, या फिर ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, है ना। बट ऐसे कर दीजिएगा, डेट अगर नहीं याद है तो सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, फिर केशवानंद भारती, फिर ऐसे ऐसे, और फिर इसमें बीच में यहाँ पे करके, और फिर एक आएगा ना यहाँ पे, मान लीजिए एक जजमेंट यहाँ पे हुआ, फिर एक वहाँ, तो बीच में जाकर
का जो भी थीम है यहाँ पे लिखिएगा, फिर दूसरा है, और फिर इस तरह बना दीजिएगा, ठीक है, कंफर्टेबल। तो गाइस ये हो गया। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो गाइस इसको है ना, जो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो इसको जाकर पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। पूरा मैंने सिलेबस करा रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन गो एंड मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारा कंटेंट मिलता है, ठीक है, कंफर्टेबल, ओके, बाय।